Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing very well। तो आज की इस वीडियो में हम पोएम डिस्कस करने वाले हैं द हॉलो मैन बाय T.S. Eliot। So before this video goes on, let's quickly see the introduction to the poet that is T.S. Eliot यानी थॉमस स्टर्न्स एलियट। He was a renowned American British poet, playwright and literary critic। तो टी.एस. एलियट जो थे एक बहुत ही ज़्यादा फेमस अमेरिकन ब्रिटिश पोइट थे, प्ले राइट थे और लिटरेरी क्रिटिक थे। यानी वो अपने पॉइंट्स रखते थे जो भी चीज़ें लिटरेचर में इन्वॉल्व होती हैं, इंक्लूडेड होती हैं, उनके ऊपर ये एक तरीके से पॉइंट रखते हैं और उनको जज करते हैं और इसीलिए इनको क्या कहा गया, लिटरेरी क्रिटिक। एंड एलियट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मेजर फिगर्स ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर और इनको मॉडर्निस्ट लिटरेचर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर माना जाता है। सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड द वेस्ट लैंड, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक एंड द हॉलो मैन। तो इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जिनमें ये तीनों इंक्लूडेड किए गए हैं। पहला है द वेस्ट लैंड, द लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, इसको हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है, ये भी एक पोएम है। एंड द हॉलो मैन, इसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये तीनों ही इनके फेमस वर्क्स में इंक्लूडेड हैं। His writing often features complex themes, symbolism and allusions which give him a unique position in literature। तो देखो इनकी जो राइटिंग है वो हमेशा ही मतलब इनकी राइटिंग्स में बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं और कॉम्प्लेक्स थीम्स है, जैसे सिम्बॉलिज्म, एल्यूजन्स यानी सिम्बलाइज करके चीज़ों को समझाना, उसमें संकेत देना, ये सारी चीज़ें विच गिव हिम अ यूनिक पोजीशन इन लिटरेचर, और इनकी ही वजह से इनका एक यूनिक पोजीशन है लिटरेचर में। एंड ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1948 फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस टू पोइट्री एंड ड्रामा। और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1948 में लिटरेचर में ही, क्योंकि इनका जो भी कंट्रीब्यूशन था, जो भी योगदान था पोइट्री और ड्रामा में, इसलिए। And Eliot's work continues to be a vital subject of study for literature students and scholars around the world। और अभी तक भी जो भी इनके वर्क्स हैं उन सब को वाइटल सब्जेक्ट माना जाता है स्टडी का, और जो लिटरेचर स्टूडेंट हैं उनके लिए भी एक वाइटल सब्जेक्ट है, एंड स्कॉलर्स अराउंड द वर्ल्ड ऑल्सो। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू द पोइट। अब हम चलते हैं हमारे पोएम के इंट्रोडक्शन पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पोएम वॉज पब्लिश्ड इन 1925। तो ये पोएम जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद के समय से जुड़ी हुई है, यानी तब हम इमेजिन कर सकते हैं कि पूरा सिचुएशन कैसा होगा, है ना, जब लोगों में उदासी, निराशा और आत्मा में जो खोखलापन आ जाता है उसका एहसास था उस वक्त लोगों में। यानी एकदम से मार कटाई देखना, इतना सब कुछ हो जाना। तो इस पोएम में एलियट ने इंसान और समाज के यानी जो सोसाइटी है उनके बीच के रिलेशन को दिखाया है, जो आत्मा के मामले में खुद को खोखले महसूस करते हैं। और साथ ही साथ इसमें रिलीजियस और फिलोसॉफिकल थीम्स भी हैं, ठीक है, जैसे कि जो इंसानी अनुभव हैं और लोगों के सफरिंग को भी दर्शाते हैं। तो देखो सीधा सा हम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझते हैं। जो टॉपिक है हमारे इस पोएम का, द हॉलो मैन। हॉलो का मतलब होता है खोखला, ठीक है, और मैन का मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं MEN, मैन, यानी मैन का प्लूरल फॉर्म है यहाँ पे मैन, यानी एक नहीं, यहाँ पे कई सारे लोगों की बात की जा रही है, कई सारे आदमियों की बात की जा रही है। और खोखला इसलिए क्योंकि वो ऊपर से दिखने में तो बहुत अच्छे हैं, जैसे अभी के जनरेशन्स को ले लो कि दिखने में सब बहुत अच्छे हैं, सोशल मीडिया पे सब बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर से खोखले हैं, बहुत सैड हैं, उनके पास एम नहीं है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आगे करना क्या है, उनका जो करियर है वो बिल्कुल अंधेरे में है, उनको ऐसा लगता है। तो ऊपर से देखने में बहुत खुश हैं लेकिन अंदर से खोखले हैं। खोखले का यही मतलब है, ठीक है, कि मतलब इंसान के पास उनकी ज़िंदगी में कोई एम नहीं है, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो लोग खुश नहीं हैं, बहुत ही दुखी हैं। तो इस तरीके से वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पे खोखला कहा गया है कि ऊपर से दिखने में सब बहुत खुश है, तंदुरुस्त हैं, हेल्दी हैं, लेकिन अंदर से सब खोखले हैं। तो इसी तरीके से इस पोएम में भी उन्हीं हॉलो मैन के बारे में बताया गया है, जो उस वक्त यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे, ये जो पोएम है वो उसके बाद के समय को दिखाती है हमें, ठीक है। और तब का मतलब सिचुएशन इमेजिन करो कैसा होगा, सब लोग कितने सैड थे उस वक्त। इसीलिए उन लोगों के लिए यहाँ पे शब्द यूज़ किया है हॉलो मैन, यानी वो बिल्कुल अंदर से खोखले हैं, अंदर से बहुत उदास हैं, वो अपनी आत्मा से ही खोखलापन महसूस करते हैं। तो ये था हमारा पोएम का इंट्रोडक्शन। अब हम आगे चलते हैं थीम्स के ऊपर।
तो पहला थीम है हमारा डिस्पेयर एंड एम्प्टीनेस, यानी निराशा और खालीपन। निराश तो लोग थे ही, क्योंकि उस वक्त इतना युद्ध का माहौल था, लड़ाई का माहौल था। और एम्प्टीनेस इसलिए क्योंकि सब अंदर से खाली महसूस कर रहे थे, कोई भी उमंग में नहीं था, कोई भी खुश नहीं था, सब बिल्कुल एम्प्टी अंदर से, है ना। किसी के अंदर कुछ इच्छाएं नहीं थी, कुछ आशाएं नहीं थी, इसलिए। दूसरा है स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस वॉइड। वॉइड का मतलब है यहाँ पे शून्य, बिल्कुल ज़ीरो, बिल्कुल खाली। तो स्पिरिचुअल और रिलीजियस, यानी अगर हम बात करें स्पिरिचुअलिटी की तो उसकी भी कमी थी और धार्मिक तरीके से भी कमी थी। फिर है हमारा थर्ड थीम ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड सफरिंग, यानी लोगों के अनुभव और उनके सफरिंग, उनके दुख। ठीक है। फिर है फोर्थ सोशल एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, ये तो होना ही था क्योंकि वर्ल्ड वार का टाइम था। फिर है नेक्स्ट मटेरियल एंड स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का मतलब होता है विकास की कमी एक तरीके से, तो वो दोनों तरीके से थी, मटेरियलिस्टिक भी और स्पिरिचुअल तरीके से भी। तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन टू द पोएट, इंट्रोडक्शन टू द पोएम एंड थीम्स को डिस्कस कर लिया है। तो अब हम फाइनली चलते हैं हमारे पोएम की तरफ, द हॉलो मैन। तो यहाँ पे पोएम के स्टार्टिंग में दो टॉपिक आपको दिखेंगे, मिस्ता कर्ड्स ही डेड एंड अ पेनी फॉर द ओल्ड गाय। तो इस पूरी पोएम में मेनली इन्हीं दोनों के मृत्यु को दर्शाया गया है। ठीक है। ये जो दो लोग हैं, यानी मिस्ता कर्ड्स ही डेड एंड अ पेनी फॉर द ओल्ड गाय। ये जो अ पेनी फॉर द ओल्ड गाय है, ये एक ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर था और इसने ब्रिटिश पार्लियामेंट को उड़ाने की कोशिश करी थी। तो इसको ट्रिब्यूट करने के लिए हमेशा हर साल 5 नवंबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। तो अब फाइनली हम अपनी इस पोएम को शुरू करते हैं। वी आर द हॉलो मैन, वी आर द स्टफ्ड मैन, लीनिंग टुगेदर, हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ, अलास। तो देखो यहाँ पे जो पोइट है वो खुद के साथ साथ उन सभी लोगों को जो खोखलापन महसूस करते हैं, उन सभी की तरफ से कहते हैं वी आर द हॉलो मैन, यानी हम हैं जो खोखले लोग हैं। वी आर द स्टफ्ड मैन, और साथ ही साथ हम भरे हुए भी हैं। लीनिंग टुगेदर, एक साथ झुके हुए भी हैं। हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ, अलास, यानी सिर का हिस्सा जो है वो भरा हुआ है भूसे से। स्ट्रॉ का मतलब होता है सूखी घास। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं कि जब खेत में, बड़े बड़े खेतों में स्केयर क्रो को बना के लगाया जाता है, वो भी भूसे से ही बनाया जाता है, ताकि जो पक्षी हैं वो डर से ना आए पास में और उससे अनाज ख़राब ना हो। तो इसी तरीके से वो कहते हैं कि हम बिल्कुल खाली हैं, हमारे अंदर भी क्या भरा हुआ है, भूसा, जो सूखी घासें होती हैं वो, और हमारे हेड पीस पे भी वही भरा हुआ है। और अलास, इसका मतलब है अफसोस दिखाना, सैडनेस दिखाना। फिर वो कहते हैं आर ड्राइड वॉइसेस व्हेन वी विस्पर टुगेदर आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस एज विंड इन ड्राई ग्रास और रैट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास इन आर ड्राई सेलर। आर ड्राइड वॉइसेस का क्या मतलब है कि हमारे शरीर खोखले हैं और हमारी आवाज़ बिल्कुल सूखी है। जब हम एक दूसरे को विस्पर करते हैं, फुसफुसाते हैं, तो कुछ आवाज़ नहीं आती, बिल्कुल हल्की सी आवाज़ आती है। क्वाइट का मतलब यहाँ पे है हल्की सी आवाज़ आना, और मीनिंगलेस, यानी आवाज़ आती भी है तो बिल्कुल हल्की सी और मीनिंगलेस। कैसी? जैसे कि हवा चलते वक्त जब ड्राई ग्रास की आवाज़ आती है, सूखे घास की आवाज़ आती है जब बहुत तेज़ हवा चलती है, या फिर जब रैट टूटे हुए कांच के ऊपर चलते हैं तो उनके फीट की जो आवाज़ आती है उस तरीके से। यानी मतलब जो भी आवाज़ आती है वो बिल्कुल मीनिंगलेस है, उसका कुछ मीनिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी आवाज़ जो है वो सूखी हुई है। तो इन सारी लाइन से जो पोइट है वो क्या कहना चाह रहे हैं कि हम इंसान तो हैं, लेकिन इंसान की जैसे रह नहीं रहे हैं, उनको वैसा ट्रीट नहीं किया जा रहा है। ठीक है। यानी मतलब ऐसे ही कोई निर्जीव चीज़ जैसे स्केयर क्रो है, उसको खड़ा कर दिया जाता है, ऐसे ही खेत के अंदर किसी काम के नहीं रहते वो। तो इसी तरीके से वो कहते हैं कि हम इंसान तो हैं लेकिन अंदर से खोखले हैं, क्योंकि उनके पास कुछ काम नहीं है, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, उनका मन बिल्कुल मर चुका है, अंदर से कोई इच्छाएं, कोई आशाएं नहीं हैं। शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर, पैरालाइज्ड फोर्स, जेस्चर विदाउट मोशन। इसका क्या मतलब है? शेप विदाउट फॉर्म, यानी शेप तो है, आकार तो है, लेकिन कोई रूप नहीं है। ठीक है। शेड यानी परछाई तो है, छाया तो है, विदाउट कलर, उस परछाई का कोई कलर ही नहीं है। पैरालाइज्ड फोर्स, यानी जो भी ताकत है वो पैरालाइज्ड है, मतलब वो काम नहीं कर रही है।
जेस्चर विदाउट मोशन, यानी अगर वो छोटा मोटा भी कुछ जेस्चर कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसमें कोई मोशन नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई स्पीड नहीं है, मतलब जो भी वो कर रहे हैं वो सब कुछ वेस्ट है। तो आगे की पोयम जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, और सेकेंड पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तक हमने जितना डिस्कस किया आप सबको वो सब कुछ क्लियर है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया हो, एंड इफ़ सो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ़ you like this video, and share it with your friends as well so that they can get help from it. And don't forget to subscribe my channel. Until we meet in the next video, keep learning.